फिलिप्स कर्व, इसको हम कहते हैं हमारा फिलिप्स कर्व। फिलिप्स ने एक्सप्लेन किया, एक रिलेशनशिप देखा ब्रिटिश इकोनॉमी के डाटे में और उसको एक्सप्रेस किया। उसने देखा कि जब भी मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। इस रिलेशनशिप को उसने एक्सप्रेस किया। मैं बोलता हूं क्या कह रहा है फिलिप्स स्टेटिंग दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप, कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। हम भी सुने, सोचा क्या वजह है, बड़ी देर सोचता रहा कि बात यह है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं, यही कहना चाह रहा है ना, अगर आप गौर करें तो क्या कहना चाह रहा है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। प्राइसेस बढ़ती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो इनके दरमियान एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, इनके दरमियान एक इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो बहुत देर सोचते रहे कि ऐसा क्यों कहा इसने, इसकी क्या वजह थी। तो फौरी तौर पे हमारी नजर पड़ी एक सोच पे जो हमने पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि जब प्राइसेस ज्यादा होती हैं, जी शाबाश, जब प्राइसेस ज्यादा होती हैं तो उस वक्त प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या करते थे, शाबाश, सप्लाई इंक्रीज कर देते थे। यही पढ़ा था ना आपने। तो प्रोड्यूसर्स जो है सप्लाई इंक्रीज कर देते थे, यानी प्रोडक्शन बढ़ा देते थे। अब आप मुझे खुद बताइए, जब प्रोडक्शन बढ़ानी है तो खाली मशीनें ज्यादा चलाएंगे या लेबर के मामले में भी कुछ करेंगे? जी शाबाश, प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या लेबर भी ज्यादा हायर करेंगे? तो आप ये कहते हैं कि सर लेबर भी ज्यादा हायर करेंगे। तो जब लेबर ज्यादा हायर करेंगे तो मसला तो हल हो गया। बात तो वो यही कह रहा है कि लेबर ज्यादा हायर करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, ठीक है। तो ठीक हो गया जी मसला, कि प्राइसेस बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेबर ज्यादा हायर की जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन हमारी जो थ्योरी है, जिस तरीके से उसे एक्सप्रेस करती है, वो क्या है? हमारी थ्योरी ये कहती है, या जिस अंदाज से वो बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक ब्लैक इंक ले लेते हैं ना, हम ब्लैक इंक ले लेते हैं। ये रही आपकी जो है वो लाइन। इधर हमने रखा है वेज इन्फ्लेशन, इधर हमने रखा है वेज इन्फ्लेशन। अच्छा, तो वेज इन्फ्लेशन रखा है हमने। मसला ये है कि पहले अगर इकोनॉमी स्लम में थी, हालात बहुत बुरे थे, वर्कर्स के पास जॉब नहीं थी, तो फिलिप्स कर्व ये कहता है कि जैसे जैसे जॉब्स मिलना शुरू हुई, वर्कर मार्केट में यानी इतने वर्कर्स को जॉब मिली, तो अब आप कहेंगे सर ये आपने ओरिजिन से नीचे क्यों रखा है, या ये जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक्सेस बनाया है, आपने इसे दरमियान में क्यों रखा है? तो उसको दरमियान में रखने की वजह ये थी कि पहल वर्कर सब्सिस्टेंस रेट यानी कि गुर्बत की लकीर से नीचे भी सैलरी एक्सेप्ट करने को तैयार थे। क्यों? चूंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, लिहाजा वो कम उजरत को भी तस्लीम करने के लिए तैयार थे, चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल U3 पे पहुंचा हुआ था। लेकिन जब वर्कर आपने और मांगे
तो मार्केट में वर्कर कम होना शुरू हो गए। जब वर्कर आपने और मांगे तो मार्केट में वर्कर कम होना शुरू हो गए। तो जब वर्कर कम होना शुरू हो जाएंगे मार्केट में, तो कभी आपने मुशाहिदा किया है कि जब वर्कर मार्केट में कम हो जाते हैं तो वो उजरत कम मांगते हैं या ज्यादा मांगते हैं? शाबाश। जब वो मिकदार में कम रह जाते हैं तो उजरत ज्यादा मांगते हैं। हालांकि कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए कम हो रही है कि प्राइसेस बढ़ी हैं और प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए, इसलिए वो लेबर और हायर कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो लेबर हायर कर रहा है, लेबर ज्यादा मुआवजा डिमांड कर रही है, लिहाजा उजरत चली गई, वेजिस चली गई 2 पे, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई U2 पे। मजीद वर्कर हायर किए गए तो जनाब वेजिस और बढ़ेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट और कम हो जाएगी। यानी अगर आप इस कर्व को देखते हैं या इसकी बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हमने एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रखी और वाई एक्सिस पे क्या रखा है? वेज इन्फ्लेशन। ये पीसी जो है ये पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल नहीं है, ये हमारा फिलिप्स कर्व है। ये हमारा फिलिप्स कर्व है। इसके मुताबिक जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो मजीद वर्कर डिमांड किए जाते हैं, और जब वर्कर ज्यादा डिमांड किए जाते हैं तो हर वर्कर पहले से ज्यादा उजरत मांगना शुरू कर देता है। इस तरह पहले W1 पे थे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, वेजेस और बढ़ गई, फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, वेजेस और बढ़ गई। इस तरह वेजेस बढ़ती चली जा रही। जी बच्चों, तो पहली बात तो ये है कि क्या आपको ये डायग्राम समझ आई है कैसे बननी? जी क्लियर होगी। इस डायग्राम में जो डिफरेंस है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमने एक्स एक्सिस पे लिया, वेज इन्फ्लेशन वर्टिकल एक्सिस, ये तो हम लेते ही हैं, लेकिन हमने एक्सिस दरमियान में रखा है, एक्सिस दरमियान में रखा है सेंटर में, यानी टी की शक्ल बनाई है, और शो ये किया है कि पहले वेज बहुत कम थी, W1 थी, और अनएम्प्लॉयमेंट U3 थी। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो, अब्दुल मोइस बेटे जब आगे आ जाए तो पिछली बात छोड़ दिया करो यार, वो बात फिर कर लेंगे, अभी ये तो समझ लेना बेटे। अगर हम LRS में खोए रहेंगे तो फिर फिलिप्स का भी हाथ से जाएगा। तो उस वक्त मैं सवाल पूछता हूँ, शायद कोई आगे पीछे हो गया, मैंने जब पूछा बता नहीं सके या ज़हन में बाद में आ गया, तो कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेंगे, ठीक। अच्छा, तो ये तो हम अलहदा भी कॉपी पेंसिल लेके आप मेरे पास आ जाएंगे तो तब भी हम बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा बच्चों, तो अब हम बात कर रहे थे क्या कि जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो U3 थी और वेज रेट W1 था। अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, वर्कर और हायर किए गए, U2 पे चले गए, वेज W2 हो गई, और अनएम्प्लॉयमेंट मजीद वर्कर हायर किए गए, अनएम्प्लॉयमेंट और कम हो गई और वेजेस W3 हो गई। इस तरह जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती गई वेजेस बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते W3 पे चली गई। तो ये हो गया बच्चों हमारा जो है वो फिलिप्स कर्व। अब ये जो फिलिप्स कर्व है इसका डायग्राम अगर मैं किताब में देखता हूं तो किताब से मैंने थोड़ी चीटिंग मारी थी, मैंने कहा जरा आप लोगों को दिखाते हैं किताब में कैसा बना हुआ। तो किताब में जो डायग्राम है वो ये वाला। मेरे डायग्राम में और इनके डायग्राम में सिर्फ एक ही फर्क है कि मेरे नजदीक इनको चाहिए था कि ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ U3 रखते, ये U2 सही है, इसको U1 कर दे। बाकी ठीक है मेरे ख्याल में कि इसमें भी यही बात शो हो रही है कि जब प्राइसेस बढ़ी तो मजीद लेबर हायर की गई, जब मजीद लेबर हायर की गई तो वेजेस बढ़ना शुरू हो गई, पहले W1 से W2, फिर U2 से U3, और फिर U2 से U1, मजीद अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई तो वेजेस और बढ़ गई, चूंकि जैसे जैसे वर्कर मार्केट में शॉर्ट होते गए उन्होंने ज्यादा मुआवजा तलब किया। तो अब इस बात को मैंने किताब से ही एक लाइन भी पिक कर ली थी। द थ्योरी क्लेम्स दैट with the increase in price level
producers increase in production which in turn to lead to more jobs and less unemployment, जिसके नतीजे में ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है, बाज़ जगह बहुत अच्छा बुक में लिखा होता है। The theory claims that with the increase in the price level, producers increase in production, which in turn should lead to more jobs and less unemployment, जिससे ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। लेकिन इस बात के अंदर दो बातें और ऐड की इन्होंने। पहली बात तो ये कि ये बात आपको समझ आई जी, शाबाश बच्चों, नो प्रॉब्लम। ये बात अब पहले बात समझ आ जाए ना, फिर बाकी बातें भी कर लेंगे। अच्छा, अब जो दो बातें और हैं वो क्या है? एज अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, एज अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स करती है, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, लेबर शॉर्टेज में बिगन्स टू अकर। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स करती है, लेबर शॉर्टेज होती, और जो चीज शॉर्टेज में होती है इसका मुआवजा क्या होता है? शाबाश, जो चीज शॉर्टेज में होती है इसका मुआवजा क्या होता है? उसका रिटर्न क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि एज अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, लेबर शॉर्टेज में बिगन्स टू अकर वेयर स्किल्ड लेबर इज इन शॉर्ट, जहां स्किल्ड लेबर शॉर्ट हो जाती है इन सप्लाई, दिस पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन वेजेस। ये वजह है कि रोजगार पे और वर्कर लगाते हैं तो शॉर्टेज और बढ़ती है, वेजेस बढ़ती हैं, और वर्कर लगाते हैं तो शॉर्टेज और बढ़ती है और मजीद वेजेस बढ़ती हैं। इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाती है और वेज रेट बढ़ता जाता है। एट हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल डू नॉट हैव बार्गेनिंग पावर टू इंक्रीज देयर वेज। बहुत ज्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट पे उनके पास पावर टू बार्गेन नहीं होती, और यही वजह है कि W1 पे इतने सारे वर्कर काम करने को तैयार थे। लेकिन जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, तो वो बार्गेनिंग पावर में आना शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। लेकिन ये बात जब पहुंची न्यू क्लासिकल्स के यहाँ, तो उन्होंने इस पर दूसरी रिसर्च कर डाली है। बार्गेनिंग पावर क्या होती है? पावर होती है ताकत, और बार्गेनिंग का मतलब होता है कि सौदाबाजी। मॉनेटरिस्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और सर मिल्टन फ्रीडमैन ने तो इस हद तक कह दिया कि हो सकता है ये रिलेशन शॉर्ट टर्म में ठीक हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने फिलिप्स की रिसर्च को शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व का नाम दे दिया। उन्होंने फिलिप्स की रिसर्च को शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व का नाम दे दिया। उन्होंने कहा लॉन्ग रन में ऐसा नहीं हो सकता। लोगों ने बड़ा एतराज किया कि देखिए इतनी मेहनत से उसने रिसर्च किया और साबित किया है, और डेटे से साबित किया, और अमेरिकन और ब्रिटिश इकोनॉमी दोनों के डेटे से साबित किया है, तो सर आप ये कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। एक्चुअली ये जो दूसरे प्रोफेसर्स हैं, ये केन्स के थॉट के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। केन्स फिजिकलिस्ट हैं, और डॉक्टर मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं, ये टोटली डॉक्टर मिल्टन फ्रीडमैन जो है, मिल्टन फ्रीडमैन, ये टोटली जो है ये मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट के बाती हैं। और आप ये जानते हैं कि जो केन्स है उसका ताल्लुक है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। केन्स का ताल्लुक है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और डॉक्टर मिल्टन फ्रीडमैन का ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर हैं, और ये बिल्कुल इस बात को नहीं मानते कि फिलिप्स का शॉर्ट रन कर्व जो है वो करेक्ट है। वो तो ये कहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट देते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का। वो कहते हैं कि ये शॉर्ट रन में शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं हो सकता। तो हिज आइडिया इज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। तो उन्होंने लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का आइडिया दे दिया। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है उसके मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। हम पूछते हैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
तो वो कहते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी ना तो इससे आगे जा सकती है ना पीछे जब तक कोई बड़ा काम ना हो, लिहाजा वो इसी को जो है वो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का नाम दे देते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ एक बात बताने की बात मैंने की है। चलते हैं बात करते हैं कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं। वो बात ये कर रहे हैं कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज अ वर्टिकल लाइन। वो उसे LRAS नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज अ वर्टिकल लाइन illustrate that there is no permanent trade-off between inflation and unemployment in the long run. long run में इनके दरमियान कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि बात तो तब होती है जब कोई लॉजिक बयान करे, बात तो तब होती है जब कोई लॉजिक बयान करे। तो वो लॉजिक ये बयान करते हैं कि देखें बात ये है, अगर ये मान लिया जाए, अगर ये बात से इत्तफाक कर लिया जाए कि यहां पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट ली है, यहां पे हमने वेज इन्फ्लेशन लिया है, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी बात से हम इत्तफाक कर लेते हैं कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व ये कहता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। एग्री, तुम्हारी बात से हम इत्तफाक कर लेते हैं कि ये इन्फ्लेशन बढ़ा और मजीद वर्कर हायर कर लिए गए, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई U2 से U1, यानी तुम B से A पे चले गए, B से A पे चले गए, लेकिन इसकी वजह से वेज रेट भी तो बढ़ेगा। तो वेज रेट में इजाफा हो गया, फर्ज कर लिए W1 था तो ये W2 पे चला गया। तो हम कह रहे हैं, यही तो हमने कहा है, हम यही तो कह रहे हैं जनाब आपसे कि जब वेजेस बढ़ेंगी, जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो मजीद प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और उसके नतीजे में मजीद वर्कर जब हायर करेंगे तो वेजेस में भी इजाफा होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है ये बात तुम्हारी मान ली, ये तो शॉर्ट रन की बात है, लेकिन लॉन्ग रन में व्हेन वी रीच फ्रॉम पॉइंट B टू A, एग्री दैट के there will be increase in prices which lead to cut down in unemployment from U2 to U1. Agree. Wage level increase from W1 to W2. Agree. But thing is this कि क्या वर्कर नाबीना है, उन्हें नहीं पता कि प्राइसेस बढ़ी। तो जब वर्कर्स को पता है कि प्राइसेस बढ़ी हैं और वो पहले भी हाई वेजेस मांग के आए हैं, तो बहुत जल्दी दे विल डिमांड इंक्रीज इन देयर वेजेस। डिमांड, वर्कर्स डिमांड, कौन डिमांड करेगा? बहुत जल्दी वर्कर्स डिमांड इंक्रीज इन देयर वेजेस। अब तुम खुद बताओ कि जब वेजेस बढ़ेंगी, वेजेस में इजाफा होगा, ठीक है, कॉस्ट बढ़ेगी, तो कॉस्ट के बढ़ने से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? जी बच्चों, तो आप खुद इंसाफ करो कि मान लिया कि भाई प्राइसेस बढ़ी थी, उसने प्रोडक्शन बढ़ाई, मजीद वर्कर बढ़ा दिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, वेजेस कम बढ़ गई, लेकिन वेजेस के बढ़ने के बाद वर्कर दोबारा कहते हैं हमारी प्राइस वेजेस बढ़ाओ। तो जब वेजेस बढ़ेंगी तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिट को क्या होगा? अभी तो तुम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ के आए हो कि मुनाफा तुम्हारा कम हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, मुनाफा कम हो जाएगा। और अगर मुनाफा कम हो जाएगा तो फिर प्रोडक्शन को क्या करोगे? मुनाफा कम होने प्रोडक्शन बढ़ाओगे, कम करोगे? प्रोडक्शन तो तुम कम करोगे। लिहाजा तुम साफ बात करो कि तुम इधर से होके ना वापस आ जाओगे पॉइंट C पे,
यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी वहीं खड़ी रहेगी और प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन भी हो जाएगा। लिहाजा जब तुम, तो यू हैव टू कम बैक टू पॉइंट सी, तुम्हें पॉइंट सी पे आना पड़ेगा जहां अनएम्प्लॉयमेंट भी दोबारा U2 मिलेगी और इन्फ्लेशन भी हो जाएगा, वेजेस भी बढ़ जाएंगी। लिहाजा जब तुम ज्वाइन करोगे बी और सी को, तो भैया तुम्हारा बन जाएगा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जो वर्टिकल लाइन है जो बताएगा तुम्हें, बल्कि पहले तो सी को कवर करो ना, सी बाहर आ गया तो जैसे पहले कर्व मूव हो रहा है तो कर्व भी तो लाओ ना साथ, फिर एक नए फिलिप्स कर्व पे जाओगे तुम। ये SRPC1 है तो ये SRPC2 हो जाएगा। फिर तुम बी और सी को ज्वाइन करो, तुम्हें पता चलेगा कि शॉर्ट रन के दो लाइन मिलाने से लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बन गया है, और ये वर्टिकल लाइन है जो कहता है कि कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। तो ठीक, तो जनाब हम बात ये कर रहे थे कि मान लिया कि प्राइसेस बढ़ी हैं, आप बी से ए पे चले गए हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, तुम U2 से U1 पे आ गए हो, मान लिया कि वेजेस में इजाफा हुआ है, W1 से W2 पे चले गए हो, सारी बातें तुम्हारी मान ली। लेकिन बात यह है कि बहुत जल्द वर्कर डिमांड करेंगे कि भाई हमारी वेजेस बढ़ाओ, वेजेस बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो भाई प्रोडक्शन भी तो कम होगी। दोबारा प्रोडक्शन कम होने से तुम चले जाओगे बैक टूवर्ड्स पॉइंट सी। पॉइंट सी पे एक नया शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, और ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2 होगा। और जब तुम बी को सी से मिलाओगे तो तुम्हारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बन जाएगा, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बन जाएगा। लेकिन जो किताब का राइटर है वो कहता है कि इतनी लंबी कहानी ना बताओ मुझे। किताब के राइटर ने ये डायग्राम दी है और वो कहता है जी मैं छोटी सी बात बताता हूं, द इकोनॉमी, यानी वो कहता है लिखना कैसे, द इकोनॉमी बिगन्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए, इकोनॉमी शुरू हुई इक्विलिब्रियम पॉइंट ए, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट U2 है, वेज रेट 4% है। कहता है देयर इज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, मोर वर्कर्स आर अकोमोडेटेड, ज्यादा वर्कर जो हैं अकोमोडेट हुए, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई। कहां से कहां डिक्रीज हो गई? U2 से U1, उसने ये भी नहीं बताया कितनी हुई, उसके बाद डिक्रीज हो गई। टेकिंग इकोनॉमी टू पॉइंट बी, हम पॉइंट बी पे ले गए इकोनॉमी को, जहां पे क्या हुआ, वे इन्फ्लेशन हो गया, वेयर इन्फ्लेशन रेज टू 6%, इन्फ्लेशन 6% पे चला गया। लेकिन ए पॉइंट टू बी पॉइंट हम चले गए, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, फर्म्स कॉस्ट एंड इंडिविजुअल वेजेस डिमांड्स इंक्रीजेस, वर्कर की डिमांड फॉर वेजेस इंक्रीज हुई, कॉस्ट बढ़ गई, और मीनिंग आउटपुट फॉल्स, आउटपुट कम हो गई। ए से बी पे गए, इंडिविजुअल वेज डिमांड इंक्रीज, इंडिविजुअल की जो वेज की डिमांड है वो बढ़ी, मीनिंग आउटपुट फॉल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा फिर यहां से यहां चलेगी, यानी ए से बी पे गए, बी से सी पे आ गए, और यहां से हेंस शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1 से हम शिफ्ट हो गए शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2 पे। उसने सिर्फ इतना ही लिख दिया। आगे ये मैंने कहानी बना दी कि अगर तुम ए और सी को ज्वाइन कर लो तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बन जाएगा, और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है, नहीं, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है उसकी एक्सप्लेनेशन वही है जो यहाँ पे लिखी है कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज अ वर्टिकल लाइन इलस्ट्रेट नो परमानेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। तो ये हो गया आपका लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जो कहता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। जी शाबाश बच्चों, क्लियर हो गया जी बच्चों? नहीं बेटा, जितने वेरिएबल उसने बताए मैंने उतने बताए। अगर आपको लगता है कि इसमें ये वेरिएबल भी डालना चाहिए तो डाल दें,
लेकिन वो डालें आप पीएचडी करें, आप शिकागो जाएं, वहां रिसर्च करें और जाके प्रोफेसर को बताएं कि सर आप बशीर साहब ने ये बताया है, आपने ये कहा है, देखें इसके आगे ये इफेक्ट बनता है, वो रिसर्च आपने करनी, मैंने नहीं करनी, मैं इतना ही बता सकता हूँ जितना किताब में लिखा। ठीक होगी बात। तो हमें देखिए ना, पहले ही 4 मैकेनिज्म उसने बताए हैं, अब मैं 2 मैकेनिज्म और आप बीच में डालें, नहीं जी इसमें जरा ये भी डाल दें, तो भाई मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं टीचर हूं इकोनॉमिक्स का। वो साइंसदान है, आप लोग आप आगे की आगे बातें शुरू कर देते हैं, मैं उतनी बात करता हूँ जितनी मुझे आती है। क्या ख्याल? तो प्लीज आप